हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जो है सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस। यहाँ पर हम आज बॉटनी DSC के यूनिट 1 का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम केवल पढ़ेंगे सेल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेल होता क्या है। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ सेल, ऐसा एक प्रॉपर डेफिनेशन है जीवन की मूलभूत इकाई। और सेल में क्या क्या होना चाहिए, तो सेल्फ रेप्लिकेशन करने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें पूरा एक अपना सिस्टम होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म यानी कि उसकी पूरी कार्यकी जो है स्वयं से संचालित होनी चाहिए। होम्योस्टेसिस होना चाहिए, यानी कि उसमें इंटरनल जो भी कुछ हो रहा है उसके भीतर और बाहर जो भी हो रहा है उससे आप उसके अंदरूनी जो भी क्रियाकलाप है उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज़ स्टेट इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस। दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव टाइप के सेल्स हैं, जिनमें कि सेल वॉल में भी पॉसिबल हो, सेल मेम्ब्रेन हो, पर उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, यानी कि इंसिपिएंट प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल DNA होगा जो कि न्यूक्लियोइड के रूप में होगा। जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक में देखा जाए तो DNA होगा, लेकिन उसमें पैकेजिंग होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ऑर्गेनल्स अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, 70S प्रकार का राइबोसोम, ऑल दैट थिंग, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर आपको यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो उसमें मिलेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, XYZ, एवरीथिंग सिमिलर हो सकता है, पर उसमें जो आपको राइबोसोम मिलेगा वो है ATS प्रकार का मिलेगा। एग्जाम्पल आप प्रोकैरियोटिक सेल का आप देखते हैं तो बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एनिमल, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, और आप अपने आप को भी गिन लीजिए, वो आप लोग भी वही प्रकार के सेल के बने हुए हो। नेक्स्ट आप देखो सेल्यूलर स्ट्रक्चर का पूरा क्या है आर्किटेक्चर। तो इसमें आप देखिए इनकी साइज़ कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। प्रोकैरियोटिक प्रकार का जो सेल है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, जबकि यूकैरियोटिक का जो सेल्स है वो आपका 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। आप अपने सेल को नाप लेना, आपका सेल कौन से कैटेगरी में आता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन, यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन जो है वो कंपार्टमेंट में बांटने के लिए काफ़ी होता है, जबकि आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें कंपार्टमेंटलाइजेशन उतना देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ऑर्गेनल्स इधर उधर बिखरे बिखरे होते हैं। साइटोस्केलेटन देखा जाए तो यूकैरियोटिक प्रकार का जो साइटोस्केलेटन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और उसमें क्योंकि मोटिलिटी होगी, शेप एक स्पेशल तरीके का होगा, इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ इंटरनल सिस्टम अलग सा होगा, तो काफ़ी अलग होता है यूकैरियोट्स में। और बाउंड्री वॉल के लिए सेल के पास होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे पास होते हैं दीवारें, इनके पास होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको समझाने के लिए अलग अलग प्रकार के मॉडल्स दिए गए हैं, हम आपको फर्दर पढ़ाएंगे, पर एक नॉर्मली आप अभी जनरल इंट्रोड्यूस होने के लिए इतना समझ लीजिए कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अनुसार जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है, जिसमें कि बहुत सारे प्रोटीन्स, आयंस और सरफेस रिसेप्टर वगैरह गूँथे हुए होते हैं। ये कुछ चीज़ों को अपने भीतर से पार होने देता है और कुछ चीज़ों को नहीं पार होने देता है। और यह साइटोप्लाज्म के चारों तरफ जेल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, आप इसका जो फिगर है उसको आप यहाँ पर मैं जूम कर रही हूँ तो आप देखिएगा। हाँ, ये आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, चाहे तो आप इसको स्नैप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग आपको पूरा इसमें कोलेस्ट्रॉल है, साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स हैं, प्रोटीन चैनल्स हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो इसका स्ट्रक्चर हम अलग से पढ़ेंगे हालांकि। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पूरे सेल का क्या रहता है, कंट्रोल सेंटर होता है, मतलब ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसमें पूरा जेनेटिक रिपोजिटरी रहता है। जेनेटिक रिपोजिटरी कहने का मतलब DNA और जो भी
जेनेटिकल मटेरियल है वो सारा कुछ इसी में मिलेगा आपको, डीएनए, आरएनए एक्स्ट्रा। और उसके बाद न्यूक्लियर कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एमआरएनए, आरएनए वगैरह जो भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म, सब इसी में आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है। यानी कि जैसे ही ग्लूकोज का प्रोडक्शन हुआ तो वो एटीपी के रूप में कहाँ स्टोर होगा, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। आप लोग ये सारी चीज़ें जानते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा रही हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी होती है और अपना सारा कुछ वो खुद ही हैंडल करता है। ऐसा नहीं है कि पूरा सेल के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके, लेकिन सेल इसके ऊपर डिपेंडेंट है। फिर इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। रफ में आपको छोटे छोटे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इसलिए उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और ये जो है न्यूक्लियस के पास होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर पाया जाता है। फिर इसके बाद पाया जाता है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस क्या काम करता है, इसमें वेसिकल्स होते हैं जो कि सेल के भीतर जो भी सब्सटेंस बनते हैं, चाहे वो प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन्स हैं, जो भी कुछ है, वो एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल ऐसे ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, आप इसको स्नैप ले करके इसका स्टडी स्वयं से आप कर सकते हैं। सेलुलर फंक्शंस में कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस ऐसा होता है जो किसी भी प्राणी के ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, और माइटोसिस होते रहने से कोई भी प्राणी को आप देखेंगे कि उसके अंग प्रत्यंग में आपको ग्रोथ दिखाई पड़ेगा। जैसे कि आपके बाल कटने के बाद आपके बाल बढ़ जाते हैं, आपकी स्वयं की हाइट बढ़ जाती है ना, आपकी स्किन रिपेयर हो जाती है चोट लगने के बाद, वगैरह वगैरह। मियोसिस जो है वो पूरे गैमेट्स के ऊपर डिपेंडेंट सेल डिवीज़न है, और ये जेनेटिक मटेरियल का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होने के लिए इस मियोसिस नाम के सेल डिवीज़न का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, और अलग अलग प्रकार के जो तरीके हैं न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरे पार्ट में पहुंचाने के, बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए अलग अलग विधियां काम में आती हैं, जैसे कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्रोटीन पंप, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, अलग अलग तरीके हैं। हम आगे पढ़ेंगे। सिग्नल ट्रांसडक्शन है। सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि किसी भी तरीके की क्रिया को होने के लिए किसी भी सेल को इंडक्शन चाहिए, मतलब उसको उत्प्रेरित करने वाला कोई चाहिए। तो ये जब तक सिग्नलिंग नहीं होगी तब तक ऐसा नहीं होगा। और ये सिग्नलिंग कौन करता है, विशेष तरह के हार्मोन्स करते हैं, या एनवायरमेंटल केमिकल्स होते हैं वो करते हैं, या कुछ इस तरीके की जो अल्टर करने वाले जीन्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, उनके थ्रू ये कार्य होता है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है आपके सेल का, तो सेल का इंपॉर्टेंस यही है कि आपके पूरी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत इकाई है, वो सेल है, पहली बात तो। और बिना सेल के आपका पूरा स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा। अगर हम हायरार्की भी देखें तो सेल के बाद ही टिश्यूज़ का निर्माण होता है, और टिश्यूज़ से ही ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम, कई सारे ऑर्गन सिस्टम से आपकी एक पूरी बॉडी बनती है। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में देखें तो कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, इन्फेक्शन ओरिजिनेटेड सेलुलर लेवल पर ही होता है। और इसके बाद फिर मैं इसी के साथ अपना जो वीडियो है उसको कंक्लूड कर रही हूँ। क्वेश्चन आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। थैंक यू सो मच मुझे इतना पेशेंसफुली सुनने के लिए, और चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगले किसी वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।